नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने गाउस का नियम पढ़ा था और गाउस के नियम से किसी भी मध्यप्रस्थ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स का जो मान था मित्रों, वो फाई बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हमको प्राप्त हुआ था। अब इससे आगे हम गाउस का जो नियम है उसे कूलाम के नियम की सहायता से उत्पन्न करेंगे। यानी गाउस के नियम को हमको कूलाम के नियम के द्वारा उत्पन्न करना है। यानी हम यहाँ पर कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की क्या करेंगे मित्रों, उत्पत्ति करेंगे। तो आज हम यहाँ पर कूलाम के नियम से गाउस का नियम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ये हमको अध्ययन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इसकी हमने क्या कर ली मित्रों, कल्पना कर ली। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में यहां पर बिंदु O है। इस बिंदु O पर क्यू आवेश रखा हुआ है। यानी कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति हमको करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली है और इस बंद पृष्ठ के अंदर इस बिंदु O पर क्यू आवेश रखा हुआ है। यानी ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O पर हमारे पास क्यू आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु O से R दूरी पर, इस बिंदु O से R दूरी पर ये जो बंद पृष्ठ की जो सतह है, इस बंद पृष्ठ की सतह पर हम एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करते हैं। यानी O से R दूरी पर यहां पर हम एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं। यानी हमने यहां पर ये क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया, ये हमारे पास एक क्षेत्रफल अल्पांश है। इसकी हमने क्या कर ली मित्रों, कल्पना कर ली। ये क्षेत्रफल का क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया। अब ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है इसे हम डीए के द्वारा व्यक्त कर देंगे। यानी ये जो हमने अल्पांश लिया है ये क्या है, डीए है। बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल तो ए है, लेकिन यहाँ पर जो अल्पांश हमने लिया है उसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया मित्रों, डीए मान लिया। अब इस अल्पांश का एक सिरा ये हो जाएगा, एक सिरा ये हो जाएगा। इन दोनों सिरों को बिंदु O से मिला देंगे। यानी इस सिरे को हमने बिंदु O से यहां से मिला दिया, इस वाले सिरे को भी हमने बिंदु O से ही मिला दिया। इस प्रकार मिला देंगे, ठीक है मित्रों। O से इस अल्पांश की जो दूरी है यहां पर मध्य में, यानी यहां पर इस अल्पांश पर बीचों बीच हम ये बिंदु P मानेंगे। यहां पर यानी जो अल्पांश अपन ने लिया है, इस अल्पांश के मध्य में एक बिंदु है, वो क्या है मित्रों, P है। अब यहां पर इस O से इस P की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी। O से P की जो दूरी हम लेंगे वो कितना लेंगे मित्रों, R ले लेंगे। अब ये जो Q आवेश है इस बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश को क्या करेगा मित्रों, प्रतिकर्षित करेगा। ये धन आवेश है, यहाँ पर भी धन आवेश रखा है, तो ये इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जिसके कारण से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा इधर हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी, उधर की तरफ हो जाएगी। इस बिंदु P पर अगर देखें तो इस बिंदु P पर जो क्षेत्रफल सदिश है, उस क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर की जो दिशा है वो इस विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर ले लेते हैं। यानी यहां पर इस बिंदु P पर जो क्षेत्रफल सदिश है, उस क्षेत्रफल सदिश इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर है मित्रों, थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पर डीए वेक्टर और ई वेक्टर इन दोनों के बीच का कोण हम कितना ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो ये हमने थीटा कोण यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश के द्वारा, इस क्षेत्रफल अल्पांश डीए के द्वारा इस बिंदु O पर बनने वाला जो कोण होगा यहाँ पर, इस कोण को हम मान लेंगे डी ओम। ये घन कोण है। इस अल्पांश के द्वारा इस बिंदु O पर बनने वाला जो कोण है इसको हम घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। या तो ये घन कोण कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको ठोस कोण कहते हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, इसको हमने डी ओम मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चित्र ड्रॉ करना है, ये चित्र बनाना है। अब इसके बाद में हम कूलाम का नियम का उपयोग करते हुए गाउस का नियम उत्पन्न करेंगे। चित्र बनाने के बाद में कूलाम के नियम की सहायता से हमको गाउस का नियम उत्पन्न करना है। तो हमने क्या माना है, यानी बंद पृष्ठ में बिंदु O पर क्यू आवेश रखा हुआ है। इस आवेश से R दूरी पर, इस आवेश से R दूरी पर एक हमने क्षेत्रफल अल्पांश डीए लिया है। अब ये जो अल्पांश डीए है इसके मध्य में एक बिंदु P रखा हुआ है। इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा,
ठीक है। और क्षेत्रफल अल्पांश जो है इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर है मित्रों, थीटा कोण पर है। तो इस क्षेत्रफल अल्पांश से, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश अपने पास दिया हुआ है, इस क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत फ्लक्स हमको सबसे पहले ज्ञात करना है। यानी ये जो डी अल्पांश है, इस डी अल्पांश से कितना फ्लक्स पारित होता है, कितना फ्लक्स निर्गत होता है, वो ज्ञात करेंगे। फिर उस फ्लक्स का समाकलन करके इस पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। और जो भी फ्लक्स का मान हमको प्राप्त होगा वो गाउस के नियम से प्राप्त फ्लक्स के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ में बिंदु O पर क्यों आवेश स्थित है, किसी बंद पृष्ठ में O पर क्यों आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर हमने क्या लिया है, पृष्ठ की सतह पर एक डी अल्पांश लिया है। डी अल्पांश शॉर्ट में लिख लो, लेते हैं। देखो अब यहां पर ये जो डी अल्पांश है इस विद्युत क्षेत्र सदिश यानी ई वेक्टर के साथ में कितना कोण बना रहा है मित्रों, थीटा कोण बना रहा है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर इस विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ में कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो सबसे पहले आपको कूलॉम के नियम से इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कूलॉम के नियम से इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करोगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखना है, क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, क्यों आवेश के कारण अगर P पर विद्युत क्षेत्र देखें तो P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, E वेक्टर बराबर सूत्र क्या होता है, KQ बटे R स्क्वायर R कैप। Q से बिंदु P R दूरी पर है, तो Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा मित्रों, पहले पढ़ चुके हैं, E वेक्टर बराबर KQ बटे R स्क्वायर R कैप होता है। ये समीकरण फर्स्ट आ गई। ये हमने किससे ज्ञात किया, ये विद्युत क्षेत्र कूलॉम के नियम से ही है। यहां लिख देना, कूलॉम के नियम से क्यों आवेश के कारण ये P पर विद्युत क्षेत्र है, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर R कैप। अब इसके बाद में ये जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया है DA, यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्रफल अल्पांश DA है, इस अल्पांश से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, यानी इस अल्पांश से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, उस फ्लक्स का जो मान है यानी उस निर्गत फ्लक्स का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आगे क्या करेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश DA से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा मित्रों, विद्युत फ्लक्स को d फाई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में एक सूत्र अपन ने पढ़ा था, d फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो ये आ गया E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, यानी इतना फ्लक्स इस DA क्षेत्रफल से पारित होगा। ठीक है, अगर इस पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करें, यानी इस पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान अगर हमको ज्ञात करना हो तो उस फ्लक्स का मान कितना आएगा, इसका क्या कर देंगे मित्रों, समाकलन। संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई का आप समाकलन करोगे
बंद पृष्ठ है, इंटीग्रल डी फाई समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा और लिखना चाहो तो ऐसे लिख देते हैं, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। डी फाई का समाकलन क्या होता है मित्रों, फाई, ये फाई आ गया। यहां पर आप ई का मान रखोगे, यहां पर आप किसका मान रखोगे, ई का, यानी यहां पर समीकरण 1 से आप ई का मान रख दो। ई बराबर क्या है, के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, मान रखो के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी ए वेक्टर, ये मान आपको प्राप्त हो गया। आर कैप यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी इस दिशा में एकांक सदिश है, तो ये एकांक सदिश है, इस एकांक सदिश का डीए वेक्टर के साथ में जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, देखो एकांक सदिश का जो परिमाण होता है मित्रों वो 1 होता है। एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो आर कैप का आप डीए के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, उसका मान आपको ज्ञात करना है। आर कैप डॉट डी ए वेक्टर, इन दोनों का आप अदिश गुणनफल कर रहे हो। अदिश गुणनफल का सूत्र क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखें। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ए का परिमाण है, ए बी का परिमाण है, साथ में कॉस थीटा है, ठीक है। पहला सदिश आर कैप है, तो आर कैप का परिमाण 1 है क्योंकि ये एकांक सदिश है। ये क्या एकांक सदिश है, इसका परिमाण कितना है, 1, तो ये 1 आ गया, गुणा डीए का परिमाण आ जाएगा डीए, और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा, तो इसको हम डीए cos थीटा लिख सकते हैं, यानी इसका जो मान है वो डीए cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसकी जगह आर कैप डॉट डीए की जगह आप डीए cos थीटा लिखोगे। यहां से के को बाहर ले लिया, क्यू समाकलन से बाहर आ गया, क्यू भी समाकलन से बाहर आ गया है, ठीक है। क्या बच गया, समाकलन आर कैप डॉट डीए, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, डीए cos थीटा, डीए cos थीटा बटे क्या बचेगा मित्रों, आर स्क्वायर। अब यहां पर ये जो डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर जो है, यानी ये वाला जो पूरा मान है, ये मान इस डीए अल्पांश के कारण इस बिंदु O पर बनने वाला घनकोण है। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ये स्थिति आपको याद ही रखनी है, 100% आप याद रखोगे तो ही आप इसको सोल्व कर सकते हो, अन्यथा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। यानी यहां पर डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर, ये जो मान आपको प्राप्त हुआ है, ये मान इस डीए अल्पांश के कारण इस बिंदु O पर बनने वाला घनकोण है, और इस घनकोण को आपने क्या माना है, डी ओम। तो डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर के स्थान पर आपको क्या रखना है मित्रों, डी ओम रखना है, यानी डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, डी ओम रखोगे, इसकी जगह आप क्या रखोगे, डी ओम रखोगे, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, आप इसे साथ साथ नोट करें, थोड़ा ऊपर साफ कर देता हूं। यह समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गई थी, ठीक है। डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर, ये क्या है, ये पूरा मान, समाकलन के इधर का ये जो मान है, ये मान क्या है मित्रों, ये मान इस अल्पांश के द्वारा इस बिंदु ऊपर बनने वाला घनकोण है, इसको हम ठोस कोण भी कह सकते हैं, और ये हमने क्या मान रखा है, डी ओम मान रखा है, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे, डी ओम रख दोगे। तो फाई बराबर के क्यू इंटीग्रल, ये आ जाएगा डी ओम, ये पूरा मान डी ओम है, साइड में लिख देंगे, डी ओम बराबर किसके है, डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर, और ये क्या है, ये क्या है, यहां पर क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा O पर बनने वाला ठोस कोण है, क्षेत्रफल अल्पांश डीए द्वारा बिंदु O पर बनाया गया ठोस या घनकोण,
ये है, यानी डिओम इस क्षेत्रफल अल्पांश डीए के द्वारा ओ पर बनने वाला घनकोण है। इसकी जगह डीए cos थीटा बटा आर स्क्वायर की जगह आपने डिओम रख दिया। अब यहां पर जब इस डिओम का आप समाकलन करोगे तो इस बिंदु ओ पर बनने वाला ये कुल ठोस कोण आ जाएगा। ये डिओम है, इसका आप यहां पर क्या कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो। यानी समाकलन जब भी किया जाता है तो समाकलन करने पर कुल वैल्यू का मान हमको प्राप्त होता है, टोटल वैल्यू का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल बनने वाला जो घनकोण होगा उसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा, और इसका जो मान होता है यानी किसी भी बिंदु पर बनने वाला कुल जो ठोस कोण होता है, कुल ठोस कोण का जो मान होता है वो 4 पाई होता है। यानी फाई बराबर आ जाएगा के क्यू, इस समाकलन की जगह पर, पूरी जगह पर आप क्या रखोगे बच्चों, 4 पाई। तो आपने 4 पाई यहाँ रख दिया, ठीक है। या साइड में लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रल डीओम बराबर किसके है, 4 पाई के। ये 4 पाई हो गया। के का मान आप रखो, के बराबर किसके होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई बराबर के की जगह आपने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों ऊपर आ गया गुणा में 4 पाई आ गया। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई बराबर यहां से बच गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये अपना कौन सा नियम है मित्रों, ये अपना गाउस का नियम है। ये अपना कौन सा नियम प्राप्त हो गया, ये अपना गाउस का नियम प्राप्त हो गया। तो यहां पर कूलाम के नियम की सहायता से हमने गाउस का नियम उत्पन्न किया है, और हमको लास्ट में गाउस का नियम क्या प्राप्त हो गया, फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। यानी फाई का जो मान है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो जाता है। यहां पर हमने इस पूरे बंद पृष्ठ के अंदर केवल एक ही आवेश माना था, क्यों, अगर एक आवेश है तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर मान लेते यहाँ पर Q1 Q2 Q3 कई आवेश होते, कई आवेश अगर होते तो कई आवेशों का योग क्या आ जाता मित्रों, सिग्मा क्यू हो जाता। यदि बंद पृष्ठ में, यदि बंद पृष्ठ में Q1 Q2 Q3 Q1 आवेश उपस्थित होते, तब अगर ये आवेश उपस्थित होते तब फाई बराबर किसके होता बच्चों, किसके हो जाता, Q1 प्लस Q2 प्लस। देखो यहाँ पर फाई का जो मान है, पहले आवेश के कारण अलग फ्लक्स होता, दूसरे आवेश के कारण अलग फ्लक्स होता, तीसरे आवेश के कारण अलग होता। यानी फाई का जो कुल मान है वो सभी फ्लक्सों के योग के बराबर हो जाता। तो पहले आवेश के कारण फ्लक्स φ1, दूसरे आवेश के कारण φ2, तीसरे आवेश के कारण φ3 और n आवेश के कारण φn। यानी सभी आवेशों के कारण अलग अलग फ्लक्सों के योग के बराबर होता। तो कुल वैल्यू जो फाई की आती है वो कितनी आती है, φ1 का मान क्या आ जाता, Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट। ये एक सामान्य प्रोसीजर है, क्यू की जगह Q1 कर देंगे, φ1 ज्ञात करेंगे। तो Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, ये Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, तीसरा Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट में Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट। 1 बटे एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन ले सकते हैं। तो फाई बराबर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बच गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस लास्ट में Q है। और ये क्या है, आवेशों का योग है, और आवेशों के योग को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन क्यू। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं कुल फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर n आवेश इस बंद पृष्ठ में उपस्थित होते तब उस स्थिति में इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का जो मान होता है मित्रों वो फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हमको प्राप्त हो जाता। और यही हमारा कौन सा नियम होता है, गाउस का नियम होता है। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे, यह गाउस का नियम है। इसके नीचे आपको क्या लिखना है, यह गाउस का नियम है। तो यहां पर हमने कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम को उत्पन्न किया है। कूलाम के नियम का उपयोग करते हमने यहां पर गाउस का नियम क्या किया है, उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।